पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जिस तरीके से सवाल क्या बल्कि आज इस हमारी खास पेशकश में आप ही की क्लास है, आप ही मेंटोर हैं और आप ही इस क्लास में आज अपनी बातों को रखेंगे। और अगर किसी भी तरह की कोई समस्या यहाँ पर आएगी तो हम आपसे जरूर सवाल पूछेंगे। और ऐसे में इस पूरी खास पेशकश में हमारे साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी भी बने हुए हैं। तो सबसे पहले आप अपनी इस क्लास की शुरुआत कीजिए और क्या कुछ आप लोगों से कहना चाहते हैं, किस तरीके से लोगों को यहाँ पर जागरूक करना चाहते हैं, या आज आप इस क्लास में किस टॉपिक पर बात करेंगे? मैम देखिए, अभी तो सबसे बड़ा करंट सिनेरियो जो चल रहा है वो कोरोना को लेकर चल रहा है। ठीक है, अब इस कोरोना का जो वेव है, आप देखिए कि हम लोग जो 3 लाख के ऊपर जो केस जा रहे हैं हम लोग के, हालांकि बस एक हल्का सा बस ये रिलीज है कि 4 लाख के नीचे आए हैं, बट ये भी बहुत बड़ा आंकड़ा है हम लोग के हेल्थ सिस्टम को देख के। तो सबसे जरूरी है वैक्सीनेशन। और इसके पैरेलल जो अफवाहें चल रही है 5G वगैरह, ये तो पूरी तरह से मतलब कोई लेना देना ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जो 4G की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, अगर हम उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे तो वो 5G की फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो जब 4G से हमें प्रॉब्लम नहीं है तो 5G से प्रॉब्लम कैसे हो जाएगी? तो ये तो एक अफवाह है। रही बात वैक्सीनेशन की, तो ये वैक्सीनेशन जितना जल्दी किया जाएगा तो ही हम कोरोना से जीत सकते हैं। विदाउट वैक्सीनेशन हम कभी भी कोरोना से नहीं जीत सकते। आप इजराइल को देखिए, वो कोरोना को पूरी तरह जीत चुका है। और हम लोग के पास अभी फिलहाल इंडिया में 3 वैक्सीन है, कोविशील्ड और स्पुतनिक, जो अभी हाल फिलहाल में। तो सरकार को भी चाहिए इसको जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करे। बिल्कुल, इसके साथ ही अगर यहाँ पर खान सर बात करें, जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर वैक्सीन को लेकर भी कई तरीके की असमंजस की स्थिति सामने आती है। जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो लोगों के बीच में ये भी भ्रम है कि हमें कौन सी वैक्सीन लगानी है, यानी लोगों के बीच में एक ये भी स्थिति है कि आखिर हमें वैक्सीन कौन सी लेनी है, इसे लेकर भी लोग कई सवाल पूछते हैं। देखिए, वैक्सीन लेना कौन सा है कौन सा नहीं, सबसे आपको बराबर फायदा होने वाला है। जैसे आप ये देखिए, जो हम लोग के पास अभी सबसे ज्यादा पैमाने पे लग रहा है, आधार पूना वाला की जो कंपनी बना रही है कोविशील्ड, 82% इसकी, लगभग 80% इसकी एफिकेसी है, 80 से 81%। और जो हमारा अपना कोवैक्सीन है इसका भी 82% है। दोनों में बहुत कम कमी। और कोवैक्स ये जो स्पुतनिक है इसका 91% है। तो देखिए 100% तो कोई सेफ नहीं है। दुनिया की कोई भी आप वैक्सीन लगा लीजिए, आपकी जान बच जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा, बट ये है कि आप वेंटिलेटर पे नहीं जाएंगे, आपको ऑक्सीजन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हल्का खांसी बुखार होगा और सही हो जाएगा। जिनको वैक्सीन लग गया ना, उन्हें कोरोना होगा पता भी नहीं चलेगा, सही हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट सबसे बड़ी गलती क्या कर रही है, ये गवर्नमेंट जो है वो सबसे बड़े पैमाने पर उतार रही है कोविशील्ड को। अब आप पूना वाला की जो कंपनी है, एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड जिसे मिलकर बनाए। देखिए, अभी जो हमारे पास 3 वैक्सीन है, इसमें सबसे कम अगर एफिकेसी देखेंगे तो कोविशील्ड की, और सबसे ज्यादा टाइम यही लेता है। आपको अगर इसमें 81% एफिकेसी चाहिए तो आप बिलीव नहीं करते, आपको 3 महीना वेट करना पड़ेगा। यानी अगर आप इसको 80 दिन का गैप करके अगर आप लगाइएगा तब जाके ये 81% मिलेगा। जो डॉक्टर जो जैसे हम लोगों ने फर्स्ट फेज में अपने कोरोना वॉरियर्स को, जो फ्रंट लाइन वर्कर थे डॉक्टर को, उन्होंने हम लोगों ने 28 दिन के अंतराल पर लगा दिया। तो जब आप कोविशील्ड को 28 दिन के अंतराल पर लगाते हैं तो उसमें केवल 54% आपको सुरक्षा मिलती है। इसलिए आप अक्सर सुनते होंगे कि 2-4 डॉक्टर भी इंफेक्टेड हो गए। हालांकि बहुत बैड न्यूज नहीं था, जो इंफेक्टेड हो गए बहुत जल्दी रिकवर भी हो गए। और डॉक्टर से तुलना एक आम आदमी को कराना बेवकूफी है, क्योंकि डॉक्टर दिन रात उस कोरोना मरीज के बीच में रह रहा है, वो हवा में नहीं रह रहा है, कोरोना के बीच में रह रहा है। तो उनको हो गया वो एक अलग मैटर है, हम लोग को होना एक अलग मैटर है। हम लोग भूले भटके अगर मोहल्ले में कोई आ गया तो आ गया, इस बेचारे डॉक्टर को सोचिए तो मौत से खेल रहे हैं दिन रात कोरोना के सामने, तो लोग उनसे तुलना कर रहे हैं, उन्हें हो गया तो हमें भी हो जाएगा। अजीब बेवकूफी है लोगों की। तो यहाँ गवर्नमेंट ने क्या हुआ, बाद में उन्होंने कहा कि देखो भैया 28 दिन पे नहीं, हमें 42 दिन पे लगाना है। और आप 2 से 3 दिन का वेट कीजिए, गवर्नमेंट के पास ये डाटा जाने वाला है कि हम लोग को जो वैक्सीन लगवानी है वो 12 से 16 हफ्ते के अंतराल पर, यानी 80 दिन के लगभग में। तो 80 दिन आप जब वेट कीजिएगा तब इतना मिलेगा। जबकि हमारा जो है, जो इंडिया में बनाया है कोवैक्सीन, उसको केवल 28 दिन का गैप चाहिए, उसे 28 दिन के गैप पर आप ले सकते हैं। तो हमारे हिसाब से तो गवर्नमेंट को कोवैक्सीन को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए।
जबकि हमें कोवैक्सीन को बनाने के लिए किसी से परमिशन नहीं लेनी है, ना ही कोई मतलब पेटेंट चाहिए। और कोविशील्ड को बनाने के लिए तो केवल एक ही कंपनी के पास लाइसेंस है, हमारे पास 3000 बनाने वाली कंपनी, हमें इन्हें ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। और स्पुतनिक को बनाने के लिए 6 कंपनियां, तो इसको 21 दिन सबसे जल्दी काम करती है आपकी स्पुतनिक। देखिए यहाँ वैक्सीन चुनाव में केवल आपको टाइमिंग का सवाल है, काम सब इक्वल करेगी, कोई अंतर नहीं आएगा। एक आम इंसान के लिए कोई भी वैक्सीन लगा लीजिए, आंख बंद करके काम करेगी। इवन की नोवावैक्स या जो 60% काम करने वाली वैक्सीन है जॉनसन एंड जॉनसन अमेरिका की, वो भी काम करेगी। वो जो चाइनीज वैक्सीन है, वो हजमोला है उस चाइनीज का, उसको वैक्सीन करके जो बेच रहा है वो सिनोवैक, वो भी काम करेगा उतना ही। तो ये काम करने से टेंशन नहीं है। दिक्कत ये है कि इस भयानक महामारी में टाइम सबसे जल्दी कौन लेता है? ये 21 दिन में काम कर देगा, ये 28 दिन में, 70 दिन लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में खान सर, एक और सवाल मेरा आपसे है, जिस तरीके से अभी जो हाल ही में लॉकडाउन के बाद की अगर हम यहाँ बात करें, तो लॉकडाउन के बाद बिहार झारखंड दोनों जगहों में आंकड़े जो हैं कोरोना के वो घट रहे हैं, रिकवरी रेट जो है वो बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों को अभी और ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि जो अगर हम पहली लहर की बात कर लूं और बैक में जाऊं, तो पहली लहर में क्या हुआ था, जैसे जैसे स्थिति थोड़ी सी सुधरी थी सर, उसके बाद लोग अवेयर होना बिल्कुल यहाँ पर छोड़ चुके थे। यानी आप उनके चेहरे पर मास्क भी नहीं देखेंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी भूल गए थे। तो कहीं ना कहीं अभी भी लोगों को बहुत ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है। देखिए मैम, ये जो सैनिटाइजर है ना, ये सैनिटाइजर हम लोग को कब यूज करना चाहिए? जब हम कभी रास्ते में, जैसे मान के चलिए हम कहीं ट्रांसपोर्ट पे हैं, वहां हम सैनिटाइजर यूज करें। सैनिटाइजर से ज्यादा अच्छा होता है जो घर की जो साबुन होता है, तो साबुन से हम हाथ धो लेते हैं। सैनिटाइजर बेसिकली बनाया गया था एंटी बैक्टीरियल के लिए, न कि एंटी वायरल के लिए। लेकिन ये क्या है कि मान के चलिए कोई बस में चल रहा है या कहीं बाहर में है, तो आप साबुन लेके तो नहीं घूमिएगा। तो सैनिटाइजर का बाप परदादा है ये हमारा साबुन। बस थोड़ा सा 2 मिनट तक, 1 मिनट तक अपने हाथ को उसको लगा के रखना चाहिए। ये वायरस के बाहरी कवर को फाड़ देता है, फिर वायरस मर जाता है। दूसरी बात, जो पहली लहर थी और दूसरी लहर है, तो नो डाउट दूसरी लहर ने इतने लोगों की जान लिया, इतने में कब्रिस्तान दिखा दिए और शमशान घाट दिखा दिए कि लोगों में थोड़ा डर की वजह से अवेयरनेस आई है। पहले की तुलना में अवेयरनेस नहीं आई है, उनके अंदर डर ज्यादा पैदा हो गया है। अब रही बात लापरवाही की, तो कोरोना में हम लोग आज यहाँ पहुंचे हैं, इसके लिए केवल और केवल अगर जिम्मेदार है तो हम लोग लापरवाही जो की है, चाहे वो चुनाव के समय की लापरवाही हो, चाहे वो कुंभ के समय की हो, या अभी जो देख रहे हैं हम लोग खरीदारी हो जाएगी ईद वगैरह की, इसकी हो जाए, किसी भी चीज की, आप पर्टिकुलर किसी को नहीं कह सकते। हम लोगों ने लापरवाही किया, उसी का नतीजा। और रही बात जेब जो घटने की आप बात कही है, ये बात जरूर है कि जो कोरोना के पेशेंट घटे, लेकिन एक डरावने वाला आंकड़ा ये है कि जहां पहले कोरोना के मरीज मिल गए थे वहां तो घटे हैं, साथ ही साथ कई ऐसे नए जगह भी सामने आ गए हैं जहां पहले कोरोना नहीं था, वहां बढ़ने लगा है। तो ये क्या फायदा होगा कि एक जगह से घट के दूसरी जगह बढ़ने लगे? बिल्कुल। तो इसमें लोगों को अवेयर होने की जरूरत है, और हम शुरू से कह रहे हैं 15 से 20 मई तक ही मेन कंट्रोल करना है। इसके बाद फॉल ये गिरेगा, कोरोना बहुत तेजी से जाएगा ये नीचे। खान सर, हमारे साथ इस पूरी चर्चा में बिहार झारखंड के हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। खान सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और ईद की पूर्व संध्या में आपको और पूरे देशवासियों को, बिहार झारखंड की जनता को ईद की बधाई है। अभी आप चर्चा कर रहे थे वैक्सीन के एफिकेसी पे, और वैक्सीन के जो 2 खुराक लिए जाते हैं उसके बीच के फासले को। खान सर, एक चीज बताएं, कोवैक्सीन में आपने कहा कि एफिकेसी 28 दिन में आ जाती है, कोविशील्ड में अलग आती है। ये क्या इनके मैन्युफैक्चरिंग की वजह से ये गैप रखा गया है टाइम इंटरवल का, या असल वजह क्या है? क्या वैक्सीन निर्माण में देरी हो पा रही है, या सही में वैक्सीन का सही असर देखना है तो इतना टाइम इंटरवल मेंटेन करना जरूरी है? सर देखिए, हम जो वेक्टर वैक्सीन है, जो वेक्टर वैक्सीन, उसमें क्या है कि कोरोना के लिए हमशक्ल वायरस का प्रयोग किया गया है, और जो स्पुतनिक है ये इनएक्टिवेटेड वायरस, मतलब वायरस को कमजोर करके डाला गया है। तो इसके दोनों डोज में अलग अलग वायरस है जो जिनकी शक्ल कोरोना से मिलती है। तो वैक्सीन क्या करता है, आपको बीमारी से नहीं बचाता है, वैक्सीन वैसा ही शक्ल बना लेता है जैसा ओरिजिनल वायरस होता है, और आपकी जितने भी डिफेंस फोर्सेज लगी है हमारे शरीर के अंदर, जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं, सबसे जाके वो झगड़ा कर लेता है, जिससे कि वो फोर्स जो हमारे अंदर की एंटीबॉडी है उसका शक्ल पहचान ले। अब वैक्सीन जो है वो नकली शक्ल है, असली शक्ल नहीं है। अब डिपेंड करता है किसकी वैक्सीन अच्छी, मतलब किसने हूबहू कोरोना
ही वैक्सीन बना दिया है। तो जो हम वैक्सीन डालते हैं ये एक्चुअली में ये कोरोना के शकल की दवा होती है जिसे हमारा शरीर पहचान जाता है। अब जिसका वैक्सीन का हम शकल बहुत तगड़ा मिलेगा उसमें बहुत जल्दी पहचान लेगा और उसके अंदर एंटीबॉडी जल्दी बन जाएगी, जिसमें स्पुतनिक सक्सेस हो गया। उसके बाद अगर कोई आता है तो हम लोग का कोवैक्सीन आता है। अब ये जो दोनों हम लोगों ने यूज किया है ये वायरस के ही पार्ट्स को हम लोगों ने यूज किया है, जबकि यहाँ पे ये लोगों ने अलग टाइप का यूज किया है वेक्टर वैक्सीन का। इसमें थोड़ा सा आगे अलग मतलब फॉर्मूला है जिस वजह से हमारी बॉडी को पहचानने में ज्यादा टाइम लग जाता है और इन दोनों में बहुत कम समय लग जाता है। तो अभी जिस हिसाब से हम चल रहे हैं लोगों के अंदर एक ये है, कई लोग हमसे पूछते हैं कि सर हमने तो 30 दिन पे ही लगा लिया कोविड से, क्या काम नहीं करेगा? देखिए हम एक बात बता देते हैं, आप 30 दिन का सेकेंड डोज को छोड़ दीजिए, आप अगर फर्स्ट डोज भी लगवा लेते हैं, केवल पहला डोज लगवा देते हैं और 1 हफ्ता बच जाते हैं। फर्स्ट डोज लगवाने के बाद 1 हफ्ता बच जाते हैं और अगर आप आम इंसान है तो आप नहीं मरेंगे। डॉक्टर है तब नहीं, क्योंकि डॉक्टर को तो दिन रात बेचारों को, आप जिंदगी सोचिए डॉक्टरों की कैसे हो गई है, जहां रिश्तेदार लाश छोड़ दे रहे हैं वहां डॉक्टर बेचारे इलाज कर रहे हैं। तो इससे घबराने की बात नहीं है कि किसकी एफिकेसी ज्यादा है या कौन कम देता है। एक आम इंसान के लिए कोई भी वैक्सीन लगाकर बस 1 हफ्ता इंतजार कर लीजिए, 1 हफ्ते में वो एंटीबॉडी बना लेगा और मरने से वो बचा लेगा। इसलिए इस पर घबराने की बात ही नहीं है। बात ये आती है कि यूटिलाइजेशन की, जो हमारा अपना है उसे गवर्नमेंट अच्छे से यूज नहीं कर रही है। बिल्कुल खान सर, जिस तरीके से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वैक्सीन को लेकर आपने बताया कि कोई भी वैक्सीन लें लेकिन वैक्सीन का जो असर है वो दोनों का एक जैसा ही है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे लोगों के अवेयर होने की कि लोगों को अभी और ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है। एक आपसे सवाल मेरा, जिस तरीके से राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि इस संकट से लोगों को बाहर निकाला जा सके, लगातार यहाँ पर वैक्सीन को लेकर भी प्रयास किए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो ये प्रयास किए जा रहे हैं ये काफी है? नहीं मैडम, ये तो मतलब किसी को प्यास लगा है आप चम्मच से पानी पिला रही है, वही हाल हो गया यहाँ पर। आप अगर ग्राउंड रियलिटी देखिएगा तो हम लगभग 60 से 70 ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर पे हम खुद इंडिविजुअली लोगों को मतलब पता किए, तो उन लोगों ने कहा कि सर यहाँ तो वैक्सीन ही नहीं है, हम लगवाने के लिए तैयार है, वैक्सीन ही नहीं है। सबसे बड़ा चीज ये गलत है। दूसरा, आप देखिए पता नहीं क्यों हमारे प्रधानमंत्री जी को क्या ऐसा हो गया कि उन्होंने बिना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से डिस्कस किए ही उन्होंने कह दिया कि अब 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को लगेगी। ये संख्या हमारी 50 करोड़ के आसपास। कहां से वैक्सीन आएगी? हम लोग महीने में मैक्सिमम जो बना सकते हैं, मैक्सिमम तीनों वैक्सीन को अगर आप मिला देते हैं तो वर्तमान समय में 9 से 10 करोड़ वैक्सीन 1 महीने में हम बना सकते हैं। और आपने अलाउ कर दिया कि 50 लाख पूरी लगभग अगर आपने 18 साल से ऊपर कर दिया तो आप देखिए इसमें पूरी जनसंख्या आ जाती है। केवल बच्चों को दीजिए, उनको तो वैसे भी वैक्सीन नहीं लगेगा क्योंकि बच्चों को एक तो कोरोना से खतरा नहीं है, दूसरा उनसे लगने वाली वैक्सीन अलग होती है जो अभी है नहीं अंडर ट्रायल, तो आपने तो सबको लगा दिया, तो एक वैक्सीन क्राइसिस आ गई है। ये गलत है। हमारे पास वैक्सीन की बहुत ज्यादा कमी है और सरकार क्या कर रही है कि पता नहीं क्यों वो अमीर को भी वैक्सीन लगवा रही है और गरीब को भी वैक्सीन लगा रही है अपने पैसा। भाई जो देश के 20% लोग अमीर हैं, जो जहाजों में बिजनेस क्लास में चलते हैं, आईफोन लेके चलते हैं, करोड़ों की रेंज रोवर जैसी गाड़ियों में घूमते हैं, आप उनको भी फ्री में वैक्सीन लगवा रहे हैं। मतलब ज्यादा पैसा हो गया क्या गवर्नमेंट के पास? ये मिसमैनेजमेंट हो रहा है, इसको सुधारना चाहिए। गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि वैक्सीन की पूरी आजादी होनी चाहिए। अमेरिका की फाइजर वैक्सीन, मोडर्ना वैक्सीन, जॉनसन, नोवावैक्स, स्पुतनिक, सारी कंपनियों को कहना चाहिए कि भाई आप इंडिया में आओ, अपना वैक्सीनेशन सेंटर डालो, लोगों से पैसे लो, 500-1000 रुपए जो तुम्हारे चार्ज है, जिनका जो देने में सक्षम होंगे वो जाके वहां लगवा लेंगे। बिल्कुल। और जो गरीब जनता होगी उसका तो सरकार फ्री में लगा ही रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। जिस देश के पास हेल्थ सिस्टम खराब हो, गवर्नमेंट की इकोनॉमी डूब रही हो, उस गवर्नमेंट ने 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवाने का वादा करे। अजीब हाल है ये तो, मतलब समझ में नहीं आ रहा कौन डिसीजन, कौन सलाह दे रहा है हमारे प्रधानमंत्री को। खान सर, एक और सवाल आपसे, जिस तरीके से अभी हम कोरोना पे बात कर रहे हैं और बड़ी अहम चर्चा, बड़ी अहम बातचीत हो रही है, इसके बीच एक और यहाँ पर बड़ा अहम सवाल है कि एक तरफ यहाँ पर लोग कोरोना महामारी से ही जूझ रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं, उस संकट से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में बिहार में अब ब्लैक फंगस की एंट्री भी हो गई है। ब्लैक फंगस की वजह से भी यहाँ पर अब लोगों के सामने कई परेशानियां आने वाली हैं, कई यहाँ पर 2-3 केसेस भी सामने आ चुके हैं। इससे किस तरीके से बचा जाए सर?
देखिए ब्लैक फंगस की अभी दवा भी अप्रूव हो चुकी है। ये ब्लैक फंगस अगर हो गया ना तो ये कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। आप ऐसे समझिए कि अगर 100 लोगों को ब्लैक फंगस होगा ना तो उसमें 50 लोगों को मरना फिक्स है, और अगर 100 लोगों को कोरोना हुआ तो 3 लोग मरेंगे, 97 बच के जाएंगे। तो एक हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ब्लैक फंगस में जो डेथ रेट है वो काफी ज्यादा है, तो अगर आप कोरोना से तुलना करें। लेकिन इसके डेथ रेट आप बच सकते हैं जब आप अर्लियर पता चलेगा तब। ये ब्लैक फंगस सबको नहीं होता है, फंगस बहुत ही कमजोर होते हैं, ये बैक्टीरिया वायरस की तरह खतरनाक नहीं होते, लेकिन ये कमजोर इंसान भी उस पर हावी हो जाता है जो जिसका बॉडी खुद से कमजोर ना हो। अब हमारी बॉडी कमजोर होने के 4-5 रास्ते। अगर हमें कोरोना हुआ है जस्ट मतलब 1-2 हफ्ता हुआ कोरोना से ठीक हुए, तो हम लोग की बॉडी पहले से कमजोर है, तो उनमें कोरोना ये ब्लैक फंगस का खतरा है। या फिर जिन्हें हाई एस्टेरॉइड दिया गया, हमारे बॉडी में जो एस्टेरॉइड दिया जा रहा है जिसे डेक्सामेथासोन हम कहते हैं, ये क्या करता है, ये हमारी जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है उसको कम कर देता है, उसको सप्रेस करके बैठा देता है, कहता है कि तुम शांति से रहो, हम लड़ते हैं। तो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। लेकिन मजबूरी है, कोरोना में हाई पावर का हमको स्टेरॉइड, वो भी आईवी यानी इंटरवेंस में नस के थ्रू दिया जाता है। तो जिनमें ये हाईवी दिया गया है उनमें खतरा है। तो आपको भी पता है कि जिन्हें कोरोना है उन्हें कोई हाईवी स्टेरॉइड दिया गया है। तो ये जो 2 बातें कहे हैं हम, ये एक्चुअली एक ही बात है। इसमें एक और बात देखिए, अगर कोई कोरोना में सीरियस है तो उसे ऑक्सीजन से दिया जाता है या वेंटिलेटर दिया जाता है, तो उसमें जो लिक्विड फ्लो कराया जाता है उसका टेम्परेचर कम रहता है, उसमें मॉइस्चराइजेशन ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से वहां फंगस लगने की संभावना ज्यादा रहती है। हमारे अगल बगल में बहुत सारे फंगस है। आप ब्रेड जो होता है, जो खाने वाला ब्रेड होता है, आप उसको 2 दिन तक मेज पे छोड़ के देखिए, पूरा फंगस छाप लेगा, लेकिन हमारी बॉडी पे नहीं छाप पाता है क्योंकि हमारा एंटीबॉडी उसको मार देता है यहाँ। तो कोरोना में 3 खतरा हो जाता है। एक, उसे उसकी कोरोना ने इम्यूनिटी कमजोर कर दी, दूसरा उसने स्टेरॉइड लेके अपनी इम्यूनिटी को खुद ही सप्रेस कर दिया, और वेंटिलेटर या ऑक्सीजन के ज्यादा यूज से इस पे खतरा हो जाता है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनके डायबिटीज, शुगर बहुत हाई लेवल पर है उन्हें, या फिर जिनको इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है जैसे HIV वगैरह, जिन पे हाईली इम्यून सिस्टम कम है, तो ऐसे 6 लोग खतरे में आते हैं। इसकी पहचान सिंपल सी है कि ये शुरुआत नाक से ही होता है, क्योंकि नाक में ना नमी भी रहती है और नाक के अंदर लाइसोजाइम कम होता है, जिस वजह से वो कीटाणुओं को नहीं मार पाता है। मुंह में लाइसोजाइम होता है। जब तक हम जगे रहते हैं हमारे लार के अंदर लाइसोजाइम और टाइलिन ऐसे होते हैं जो हमारे कीटाणुओं को मार देते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर हम रात में कुछ भी न खाएं और हम बेड पर सो जाते हैं तो सुबह उठते हैं तो मुंह गंदा हो जाता है, क्योंकि वो लार जो बन रहा था सलाइवा, वो एंटीबैक्टीरियल होता है, वो उसे नहीं मार पाया। जबकि रात में हम कुछ नहीं खाए रहते हैं फिर भी सो के उठते हैं तो मुंह गंदा हो जाता है, तो वो नाक के रास्ते जाता है। इसकी पहली पहचान क्या होती है, नाक में हल्का धब्बा होने लगता है अंदर से, जो दिखता नहीं, लेकिन नाक से हल्का पानी आता है, और उस पानी को अगर देखेंगे तो वो सर्दी की तरह नहीं रहता है, उसमें हल्का ब्राउन होता है, वो हल्का भूरा होता है, और यहाँ हल्का सा नाक के बगल में यहाँ पर हल्का सा दर्द होने लगता है, और आंख, उसके बाद वो पहुंचता है आंख में, आंख हल्का लाल होगा, उसके बाद स्वेलिंग आएगी। जब स्वेलिंग आने लगी तो ये रिस्क हो जाता है। उससे बेटर है कि जो लोग इस चीज के शिकार है, कोरोना हुआ हो, वेंटिलेटर पे गए हो, स्टेरॉइड लगा हो, शुगर के हाई शुगर हो जिन्हें, या HIV जैसे हो, उनमें ये खतरा है, आम आदमी में नहीं है। उसकी पहचान, अगर नाक ज्यादा निकल रहा है, पानी आ रहा है उसमें से ब्राउन कलर का, तो ब्लैक फंगस। इसकी दवा है, बट होता क्या है कि ये पहचान में कब आती है, जब स्वेलिंग होने लगता है, मुंह पे छाले पड़ने लगेंगे ब्राउन कलर के, या आंख फूलने लगेगा, तब तो वो बहुत लेट कंडीशन हो गया, फिर तब तो बहुत सीरियस हो जाएगा। तो कोशिश करना चाहिए जब नाक से फ्लूइड आ रहा है तभी हम इसका जांच करा लें। और ये सबको नहीं कराने की जरूरत, हमने बताया ना कि 6-7 लोग हैं जिनको ये इस कैटेगरी में आते हैं, बस उन्हीं को दिक्कत है। खान सर, एक सवाल बताएं, अभी तक जो मामले सामने निकल कर आए हैं उसमें जिनको भी ब्लैक फंगस की शिकायत हुई है वो डायबिटिक पेशेंट रहे हैं और कोरोना पेशेंट रहे हैं। ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तब अधिकतर केसेस में यही देखा गया है कि उन्हें ब्लैक फंगस की शिकायत हुई है। तो ये डायबिटीज और ये कोरोना, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन हुआ है तो उसके बाद क्या वजह होती है कि ब्लैक? देखिए सही सर, आपने बताया, हम जो अभी बता रहे थे कि हाई शुगर जिन्हें रहेगा उन्हें ब्लैक फंगस की खतरा है। अब इंडिया के ये डॉक्टर्स लोगों को डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि हमारी बात हो रही थी, मतलब 2-4 डॉक्टर थे जो इंडिया के बाहर के, जैसे US में है या फिर UK में है या UAE, कतर, बहरीन में, गल्फ कंट्री के कुछ डॉक्टर से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि हम लोग डे फर्स्ट पे कोरोना पेशेंट को इंसुलिन दे रहे थे,
उसे शुगर है या शुगर नहीं है उसका मतलब नहीं। वो फर्स्ट डे से उसे इंसुलिन दे रहे थे, जैसे भारत में स्टेरॉइड के रूप में डेक्सामेथासोन दे रहे थे। इंसुलिन क्या करता है, शुगर को कंट्रोल करके रखता है। जैसे हमारे शरीर में कोरोना होता है, वो शुगर इंसुलिन को कम कर देता है। जैसे हमारे शरीर में इंसुलिन कम होगा, हम शुगर के मरीज होने लगेंगे, अगर है नहीं तो होने लगेंगे, और अगर शुगर के मरीज है तो जानलेवा खतरा हो जाएगा। इसलिए वो इंसुलिन को बढ़ा दे रहे थे। अब हमारे यहाँ इंसुलिन को प्रीफर ही नहीं किया गया, जिंको वाइट वो केवल इसलिए कर दिया गया कि जिंक की मात्रा बढ़ा दी जाए। तो अगर हम ब्लैक फंगस को देखते हुए, अगर हम गल्फ कंट्री के मॉडल या यूरोपीय मॉडल को देखते हैं, अगर हम लोग इस पेशेंट को इंसुलिन भी साथ देते हैं तो कोरोना तो कंट्रोल रहेगा ही, साथ में शुगर लेवल भी कंट्रोल रहेगा। शुगर लेवल में हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, हम लड़ नहीं पाते हैं। पहला समस्या ये। कोरोना हुआ तो और इम्यूनिटी कमजोर हुआ। कोरोना से बचने के लिए स्टेरॉइड डाले, जो दवा दिया गया वो खुद ही आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करता है, कहता है तुम हट हम लड़ेंगे। तीन चीज, उसमें से ऑक्सीजन लग गया, नमी गई, फंगस अंदर जाएगा, उसके बाद आपका वेंटिलेटर लग गया। तो उस बेचारे जो जिसको शुगर है और वो कोरोना है, उनमें ये खतरा है। लेकिन फिर बताते इससे बहुत ज्यादा सबको ये नहीं हो सकता है, जिनमें एकदम इम्यूनिटी कमजोर है उन्हीं को हो सकता है। इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी, जब आप कोरोना से रिकवर हो गए तो इसका मतलब लापरवाही कर रहे हैं। आपको विटामिन सी खट्टे फल को प्रॉपर मात्रा में दीजिए, वो खुद ही फंगस से लड़ लेगा। लेकिन इसको पहले स्टेज में पकड़ना बहुत जरूरी होता है। खान सर, अब चूंकि ये ब्लैक फंगस पे हमने बात कर ली, वैक्सीन पे बात कर ली, अब एक नई समस्या लोगों के दिमाग में आ रही है कि कोरोना के तीसरे स्ट्रेन का भी खतरा है। एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, दूसरे स्ट्रेन की कितना भयानक है और इसने कितना विभत्स रूप लिया है, ये सब हम लोग देख चुके, पूरी दुनिया देख चुकी है, सब समझ चुके। अब तीसरे स्ट्रेन का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वैक्सीनेशन कह रहा है कि अगर आप वैक्सीन ले लेंगे तो कोरोना के खतरे से बच जाएंगे, तो इन दोनों के बीच में क्या है? सर देखिए, थर्ड वेव जो होता है वो किसी भी बीमारी का ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, जिसके कई रीजन है। आप हिस्ट्री देखिएगा, थर्ड वेव जाते जाते जनता खुद जागरूक हो चुकी है, वो 2 वेव से भुगत चुकी है। थर्ड वेव जाते जाते हमारा हेल्थ सिस्टम भी कुछ ठीक हो चुका रहता है। दवाइयां जैसे रेमडेसिविर, डेक्सामेथासोन वगैरह वगैरह की जो किल्लत थी, वो जब तब तक इंसान कमर कस चुका रहता है, ऑक्सीजन वेंटिलेटर की कमी को पूरी कर चुकी होती है। लेकिन अगर थर्ड वेव जो आता है, देखिए थर्ड वेव जो कब आएगा, कोई किसी कोरोना के अगर आप हिस्ट्री देखते हैं तो इसका कोई भी वेव अगर डाउन हुआ तो डाउन होने के 6 महीने मतलब 3-4 महीने बाद इसका थर्ड वेव, अगला वेव आने लगता है। तो हमारा जो कोरोना है ये मई से डाउन होना चालू करेगा और जुलाई तक जाके डाउन होगा। तो 3 महीने देखिएगा तो वो अक्टूबर के आसपास में थर्ड वेव की शुरुआत होगी। सरकार के पास अभी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 7 महीने हैं। अगर हर महीने हम 10 करोड़ डोज बनाते हैं तो 7 महीने में 70 करोड़ डोज बना सकते हैं, और हमने ऑलरेडी लगभग 20 करोड़ लोगों को लगा दिया है। तो अक्टूबर तक अगर हम अपने 100 करोड़ आबादी को वैक्सीनेट कर देते हैं तो हम थर्ड वेव से कुछ नहीं हो सकता है। थर्ड वेव खांसी जुकाम की तरह चली जाएगी। लेकिन अगर थर्ड वेव प्रभाव डालता है तो इसके लिए केवल और केवल अगर कोई जिम्मेदार होगा तो खराब वैक्सीनेशन सिस्टम जिम्मेदार होगी, और कोई जिम्मेदार नहीं होगा। गवर्नमेंट के पास अभी भी वक्त है, वो विदेशी कंपनियों को बोले, अगर हम आईफोन खरीद सकते हैं, अगर हम विदेशी कंपनी लाख चाइना बवाल होने के बावजूद हम चाइनीज सामान खरीद सकते हैं, तो फिर वैक्सीन नहीं खरीद क्यों नहीं सकते? ये कौन सा मतलब मुद्दा है? हम विदेश से राफेल खरीद सकते हैं, बोइंग की जहाज मोदी जी के लिए भी आ सकती है, तो आम आदमी इवन फाइजर वगैरह की वैक्सीन क्यों नहीं आ सकती? हमारे पास शॉर्टेज है इसलिए कर रहे हैं। इतना बड़ा दुर्दशा है। आप अगर इसे जियो पॉलिटिक्स में देखेंगे तो हमारे दोस्त हमें छोड़ के जा रहे हैं, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की तो बात छोड़िए, चाइना का है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इन लोग कह रहे हैं कि भैया हमको वैक्सीन दो। म्यांमार, बांग्लादेश कह रहे हैं कि आपने वादा किया था, पैसा दिए थे, दीजिए हमको। भारत कह रहे हैं कि भैया हमारे पास खुद क्राइसिस है। तो गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए, विदेशियों को भी लाना चाहिए और जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट करना चाहिए। अदरवाइज तो थर्ड वेव तो मतलब भयावह हो सकती है, लेकिन बहुत कम चांसेस है उसका, क्योंकि तब तक वैक्सीनेशन हो चुका रहेगा। खान सर, एक अगला सवाल, अभी आपने कुछ देशों का नाम लिया, एक चीज समझना चाह रहा था आपसे कि हमारे जितने भी एशियन कंट्रीज हैं, वो पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, किसी भी देश का नाम ले लीजिए, न ही वो लिटरेसी में हमसे आगे हैं और न ही मेडिकली इक्विप्ड हमसे ज़्यादा हैं। केवल और केवल ये कोरोना का सेकेंड स्ट्रेन जो है भारत को इतना क्यों परेशान करके रखा हुआ है? बाकी देशों में कहीं कोई इस तरीके की दुर्दशा देखने को मिल नहीं रही।
सब दुर्दशा देखने को मिल रही है। बांग्लादेश और नेपाल का भी हाल भारत की तरह ही होते जा रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि भारत की आबादी बहुत डेंस है, बहुत घनी आबादी है, तो जिसमें ट्रांसमिट होने का खतरा ज्यादा होता है। और दूसरा, भारत में शादी ब्याह और त्योहार, हमें नहीं लगता है जितना शादी ब्याह और त्योहार में भारत में लोग आपस में एंगेज होते हैं, मिलते जुलते हैं, उतना कोई मिलता होगा। इस बीच में कोरोना में आप देखिएगा सेकेंड वेव में शादी ब्याह बहुत खतरनाक रोल में गया है। जो कहीं शादी में गया वो लेके आए, बात उठ के चल दिए। बल्कि नेपाल और अगल बगल के पड़ोस में देखेंगे, उसमें शादी ब्याह में इस तरह का बवाल नहीं होता जितना हमारे यहाँ होता है। दूसरा, हमारी तरफ उन लोग के यहाँ त्योहार वगैरह भी नहीं होता है, और हमारी तरफ वहाँ पे छुट्टा साढ़ की तरह चुनाव नहीं होता है। वह चुनाव आयोग जो पूरे भारत में 7 चरण में चुनाव करा सकता है, लेकिन बंगाल में, छोटा सा बंगाल, वहाँ पश्चिम बंगाल में उसको 8 चरण लग गए चुनाव कराने में। तो ये सब लापरवाही वहाँ नहीं हुई, और जनसंख्या भी कम है। और अब जैसे नेपाल है, वो पहाड़ी एरिया, कोई भी पहाड़ी एरिया पे जनसंख्या कम रहती, जिस वजह से वो थोड़ा बच गए। खान सर, अब अभी देर शाम स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने प्रेस ब्रीफिंग की थी और उसमें राइट है वो कम हुआ है, आंकड़े कम हुए हैं। 16 राज्यों में ये इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है। और अभी आप चुनाव की चर्चा कर रहे थे, तो इत्तेफाकन वो पांचों राज्य जहां जहां चुनाव हुए थे वो उन 16 राज्यों में है जहां इंक्रीजिंग ट्रेंड देखा गया है। तो आपको लगता है कि चुनाव ने इन राज्यों को भारी नुकसान पहुंचाया है? ये चुनाव वाले लोगों को भी नहीं समझ में आता है। चुनाव है तो तुम घर पे देख लो, जो भाषण वहां दिया जाता है उसका तो लाइव टेलीकास्ट होता है, लोग को भी नहीं समझ में आ रहा है, जान दे रहे हैं भाषण सुनने के लिए। भाई, आपको अगर किसी पार्टी को पसंद करते हैं, लोकतंत्र, आप जाके उसको वोट दीजिएगा ना। अब हम किसी पार्टी को पसंद करते हैं तो इसको साबित करने के लिए हमको उसकी रैली में जाने की क्या जरूरत है, वो भी कोरोना के बीच में। ये लोग को भी सोचना चाहिए, आपको वोट, जिसको वोट दीजिएगा, कौन मना किया, हमारा कौन देखने जा रहा है आप किसको दिए। ये लोगों की भी गलती है। और ये कोरोना जो है, अब खुद देखिए बंगाल वगैरह वगैरह ये सब चुनाव में ये भी लोग बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये भी गलत है। ऐसा नहीं है कि वहाँ इंक्रीज नहीं हो रहा है, हो रहा है। खान सर, सवाल आ रहा है, आपने एफिकेसी में जो वैक्सीन की चर्चा कर रहे थे उसको मैं थोड़ा सा कोरिलेट करना चाहूँगा। आपको क्या लगता है कि भारत की कितनी जनसंख्या को वैक्सीनेशन हो जाए, उनका टीकाकरण हो जाए, और ताकि ये आप वो हमेशा उदाहरण देते हैं ना, मोतियों की माला है, बीच से एक मोती खींच लिया तो पूरा का पूरा चेन टूट जाता है। तो कितने भारतीयों का टीकाकरण हो जाए, उनका वैक्सीनेशन हो जाए, ताकि वो जो संक्रमण की चेन है उसको तोड़ने में थोड़ी आसानी हो? क्या वो 1/3 भारतीयों का वैक्सीनेशन होना चाहिए या कम से कम आधा हो जाए, ताकि संक्रमण के इस स्तर को नियंत्रित किया जा सके? तब देखिए, वैक्सीनेशन को कंट्रोल करने के लिए आप देखेंगे, अगर आप देश की 60% भी जनसंख्या को वैक्सीनेट कर देते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप 60% जनसंख्या को वैक्सीनेट कर देते हैं, साथ ही साथ आप भारत के जो 10 मेन सिटी है जहां लोगों का आवागमन है, जैसे दिल्ली है, लखनऊ है, पटना है, कलकत्ता है, रांची है, मुंबई है, इंदौर है, भोपाल है, बेंगलोर है, चेन्नई, हैदराबाद, जहां लोगों का कनेक्टिविटी ज्यादा है, तो जो बड़े शहर है, बड़े शहर 15 से 20 बड़े शहर जहां कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, उसको आप 100% वैक्सीनेट कर दीजिए। दिल्ली को वैक्सीनेट करने में क्या जाता है, 2 करोड़ जनसंख्या है। आप पैरामिलिट्री में जितना पैरा नर्सिंग है वहां पर आप देखिए, आर्मी है, बीएसएफ है, सबका क्वार्टर दिल्ली में ही है, तो उनकी मेडिकल कोर को उठाइए और एक साथ मान के चलिए 1 हफ्ते में उसको वैक्सीनेशन में निपटा सकते हैं वहां पर। तो बड़े जितने शहर है जहां से कनेक्टिविटी है उसको तो हर हाल में 100% वैक्सीनेट करना है। क्योंकि अगर कोई दिल्ली का चौराहा पे आदमी है जो वहां पर मान के चलिए कुछ बेच रहा है, अगर वही वैक्सीनेट है तो वहां पे तो झारखंड से आएंगे, अलग अलग स्टेट से आएंगे, लेके जाएंगे वहां पे। आज गांव में जो कोरोना फैला है इन्हीं महानगरों से लोग लेके आए हैं, वहां गए थे काम करने। तो मेजर सिटीज को अगर हम 100% वैक्सीनेट कर दे, उसके बाद अगर हम 60% भी आबादी को अगर हम वैक्सीनेट कर देते हैं तो थर्ड वेव पता भी नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा घातक नहीं होगा, वो फर्स्ट वेव से भी नीचे चला जाएगा, उसका पीक तक मतलब हाई भी नहीं जाएगा वो। गांवों की स्थिति खान सर इस बार देखने को आ रही है कि पहला वेव जो था वो गांवों को उतना बुरी तरीके से प्रभावित नहीं किया था। इस बार गांवों में भी संक्रमण फैल रहा है। अब देखिए सर, पहला वेव जो था आपको बचने का टाइम दिया, आपके सोने की शक्ति खत्म हो जाती थी, टेस्ट चला जाता था तो आपको पता चलता था। लेकिन ये वाला नहीं, जब आपका 70% लंग्स खत्म हो जाता है तब पता चलता है, तो 30% में कितना दिन झेलिएगा। ये कोरोना बहुत साइलेंटली जा रहा है,
अदरवाइज में जैसे गांव को करता था यहाँ भी करता है। पिछले फर्स्ट वेव में बहुत से लोग संक्रमित हुए गांव में, पता भी नहीं चला उन लोग को, सही भी हो गए। ये वाला जो म्यूटेंट है ये ज्यादा खतरनाक है। गांव के लोगों को क्या सलाह देंगे आप, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो गांव ग्रामीण इलाकों में भी फैले हुए हैं, उनको क्या सलाह देंगे, क्योंकि अभी तक उन तक सही तरीके से जागरूकता फैली ही नहीं है। बहुत सारे लोग तो इसे आम सर्दी बुखार सर्दी जुकाम समझकर उसका इलाज करवा रहे हैं, और गांव में जो व्यवस्था है झोला छाप डॉक्टरों की, तो उनकी चांदी हुई पड़ी है। देखिए कोरोना में सबसे बड़ा चीज है कि सिम्टम्स आपको पता चले। लगातार 5 दिन से बुखार है, हल्का सी खांसी भी है। बुखार अगर रात में ठंड लगने लगता है कंटिन्यू 5 दिन से, तो समझ जाइए कि आपको कोरोना है। आप इसके लिए मान के चलिए कि आप कोरोना इन्फेक्टेड है, तो आप उसी दिन से आइसोलेट हो जाइए और जल्दी से जल्दी आप डॉक्टर के पास जाइए। अगर कोई 5वां या 6वां दिन डॉक्टर के पास चला जाता है कोरोना मरीज, तो उसके मरने की संभावना ना बराबर। लेकिन लोग जाते हैं कब है? 10वां दिन, जब उसको सांस फूलने लगता है तब। अब डॉक्टर क्या करे? भगवान थोड़ी है वो, कितना रिकवर करेगा? आपके फेफड़ा में जगह ही नहीं। और फेफड़ा ऐसा चीज है, वहां से किसी चीज को निकाल भी तो नहीं सकते है ना वहां पे। तो ये जरूरी है कि जितना जल्दी से जल्दी जागरूक हो। 5 दिन तक कंटिन्यू बुखार है और हल्का सा ठंड लग रहा है, मतलब दिक्कत है, उसको दिखाना चाहिए, जांच कराना चाहिए। ऐसे में जांच की बात हमने कर दी। गांव के लोगों के लिए उन्हें अगर टीकाकरण वैक्सीनेशन के लिए उनको अगर इंकरेज करना है, उन्हें टीका केंद्रों तक बुलाना है, उनके लिए क्या सलाह देंगे आप, क्योंकि आपकी बातों को लोग बड़ी गंभीरता से सुनते हैं, खास करके बिहार झारखंड के परिवेश में रहने वाले लोग। देखिए वैक्सीन से जो लोग डर रहे हैं ना, वो उनका कहना है कि फला आदमी वैक्सीन लिए थे और मर गए। वो आप ही बात को जान रहे हैं। हम कम से कम 10 ऐसे लोगों को जानते हैं जो वैक्सीन लगाने के बाद मरे थे। लेकिन वो लोग अलग बात, देखिए क्या हुआ कि उन लोग को समझा रहे थे हम भी बहुत, मतलब कि भाई वैक्सीन ले लो वैक्सीन ले लो। वो लोग कहते थे कोरोना क्या है। जब उन्हें कोरोना हो गया ना, तो कोरोना होने से पहले लोग बहुत जान देते हैं, जब हो जाता है ना तो होश ठिकाने चला आता है। तो उन लोगों को कोरोना हो गया। अब ये लोग कहे किससे, तो इन लोग को लगा कि सरकार फ्री में वैक्सीन लगवा ही रही है, चलते हैं वैक्सीन लगवा ले। और वैक्सीन लगवाए, उसके बाद मर गए। तो वैक्सीन से थोड़ी मरे हैं, उनको तो कोरोना हुआ था। आग लगने के बाद आप कुआं खोदिएगा, कहेंगे कि पानी से आग लग गया, भाई आपको पहले से ना रेडी रखना है वहां। तो इस वजह से जितने लोग का तबीयत खराब हुआ है या जो मरे हैं, वो इस वजह से मरे। वो छुपाते हैं कि उनको पहले से कोरोना था। और वैक्सीन लगने के बाद बुखार आना, ये वैक्सीन का साइड इफेक्ट नहीं, वैक्सीन का ये इफेक्ट है। अच्छी बात है, जिनमें बुखार तेज आया उनमें वैक्सीन जल्दी काम करेगा। जिनमें बुखार कम आया या फिर बुखार नहीं आया, उनमें वैक्सीन थोड़ा 10-12 दिन लेट से काम करेगा। और मान के चलिए किसी को वैक्सीन लगा और तुरंत उसको बुखार आ गया हल्का सा, ये तो उसको तो कुछ होना चाहिए और कि मेरा तो 7 दिन बाद वैक्सीन काम करने लगेगा, अब हम तो बहुत अच्छे से कोरोना से बच जाएंगे। अब जिसको बुखार नहीं आया वो सोचिए कि उसको 10-15 दिन बाद काम करेगा। क्योंकि बुखार तब आता है जब हमारे शरीर को ये लग जाए कि बाहर से कोई बीमारी आया है, वो उससे लड़ता है। बुखार कैसे है? जैसे हम लोग कहीं हमला हो जाता है तो हम लोग सायरन बजाते हैं ना, तो शरीर में कौन सा सायरन है? कोई सायरन नहीं है। तो एक ही चीज है शरीर का सायरन, बुखार। बुखार कर दो पूरा शरीर गर्म हो जाएगा, तो पूरी आर्मी हमारी जग जाएगी, कौन आया कौन आया। तो वैक्सीन के बाद अगर बुखार आया तो मतलब हमारी पूरी बॉडी जग गई कि कोरोना का इसका शकल पहचानो और पहचान जाएंगे सब। 1 हफ्ते बाद वो इंतजार करेंगे, तो कौन है कोरोना आएगा तो कहेंगे इसी शकल का तो था, छूट दे इसको, छूट देंगे सब। तो वैक्सीन लगाना जरूरी है। देहात के लोग को तो और जल्दी जरूरी होना चाहिए। भाई आप लोग को डर किस बात का लगता है? हम लोग तो ऐसे कहते थे देहात का आदमी डरता नहीं है, कैसे बात करते हैं? वैक्सीन से डर रहा है। वैक्सीन लगाने के बाद किसी को बुखार आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है, किसी को बदन दर्द हो रहा है, अलग अलग तरह के सिम्टम्स लोगों में आ रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि सब के अलग अलग इम्यून सिस्टम होने की वजह से ये हो रहा है? देखिए जिनमें बुखार आ रहा है, बदन दर्द हो रहा है, समझिए कि वो बहुत जल्दी उसका शरीर पहचान गया है। और जिनमें बुखार नहीं आ रहा है उसको समझिए कि उसका 1 हफ्ता लेट लग रहा है। जैसे किसी ने 1 तारीख को वैक्सीन लगवाया और उसको बुखार बदन दर्द आ गया, तो समझिए कि 7 तारीख से कोरोना को खोज रहा है कि आ जाओ ओरिजिनल कोरोना, छोड़ देंगे तुमको। और जिसको बुखार नहीं है वो 10 तारीख से खोजेगा वो। तो ये बहुत अच्छी बात है जिनको आ रहा है, इससे घबराने की क्या जरूरत है। और बुखार से लोग डर रहे हैं, गजब बात हो गया भारत में। खान सर, एक सवाल कि
किन किन लोगों को वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेडिकली कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोगों की श्रेणी है जिन्हें वैक्सीन नहीं लेने की भी सलाह दी जा रही है। आपके मुताबिक ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको वैक्सीन नहीं लेना चाहिए? देखिए, कुछ हार्ट के पेशेंट हैं और कुछ केस में प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और बाकी कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको सीरियस प्रॉब्लम है, तो उन्हें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि कोई भी बीमारी में, जैसे हार्ट का मरीज है तो हम लोग तो समझते हैं कि उसको बेचारा हार्ट का प्रॉब्लम, लेकिन डॉक्टर को पता है कि स्पेशली किस टाइप का उसको प्रॉब्लम है। तो अगर सीवियर प्रॉब्लम है, लगातार 2-4 साल से दवाएं चल रही हैं, तो उसको डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए। डॉक्टर खुद ही बता देगा कि उसको लेना है या नहीं लेना है। कोरोना संक्रमित मरीज, खान सर, जिसको कोरोना हो गया हो, क्या वो वैक्सीन ले सकता है या कोरोना ठीक होने के बाद उसको लेना चाहिए या कितने दिनों के बाद लेना चाहिए? कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए क्या सलाह? कोई जल्दी नहीं है। कोरोना से अगर एक बार जीत गए तो दोबारा भी जीत जाएंगे। आप आराम वेट कीजिए, वो लोग 3-4 महीना बाद लीजिएगा। हालांकि सरकार कह रही है कि अब 2 महीना बाद लीजिएगा, लेकिन सरकार के पास बहुत सारे मर्यादा होते हैं। उसको बोलने में क्या है कि एक नियम के तहत बोलना है कि कई चीजें सरकार बोलना चाहती नहीं बोल पाती, लेकिन हम लोग के ऊपर कोई नियम कानून नहीं लगता, तो सीधे कहते हैं कि भैया आप आराम कीजिए, एक ही बार अब कोरोना हो गया, ठीक हो गया ना, जुलाई अगस्त में लगाइएगा आराम से 2-3 महीना बाद। सबसे बड़ा वैक्सीन तो वही है कि कोरोना होकर ठीक हो गए। खान सर, जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर यहाँ पर बात हुई है, कोरोना को लेकर लगातार बात हो रही है, यहाँ पर ब्लैक फंगस को लेकर भी हमने बात की है। यहाँ सर एक और सवाल है, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी, शायद इसका जवाब आप बहुत अच्छे से दे पाएंगे। अगर आप राज्य के मुख्यमंत्री होते सर, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता आपका? सर, आप अजीब सा सवाल है ये। जैसे ऐसे नॉर्मल में ही हम क्या कहते हैं कि सबसे पहला वैक्सीनेशन। हम लोग को अगर हमारे इनफैक्ट हम आपको बात बताते हैं, जो चीज एक हाइपोथेसिस अलग बात, हम एज ए टीचर हैं, अगर सरकार हमसे कहती कि जनवरी के महीने में जिसको जिसको वैक्सीन खरीदना खरीद लो, तो एटलीस्ट हम खरीद के अपने स्टूडेंट को लगवा दिए रहते। मतलब हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती कि हम वैक्सीन लगवाएं। हम अपने सैनिकों को बंदूक दे न दे, लेकिन पहले बुलेट प्रूफ देंगे। वहां पर उनको बुलेट प्रूफ रहना चाहिए। वहां पर बुलेट प्रूफ देके क्या करता है, आपको हल्का चोट लगता है लेकिन मरने नहीं देता है। ऐसा नहीं बुलेट प्रूफ पहन लीजिएगा तो चोट ही नहीं लगेगा, उस पर भी चोट लगता है वहां। तो सबसे प्राइम फोकस रहना चाहिए बहुत ही मास लेवल पे वैक्सीनेशन को। दूसरा होना चाहिए कि जो लॉकडाउन, जो जगह है जहां पे ज्यादा लोग आते जाते हैं, मेन बड़े बड़े किसी भी राज्य के बड़े बड़े शहर जो है, उसको पूरी कंप्लीट वैक्सीनेशन में डालिए। और जितने भी मीटिंग्स वगैरह होंगे, जैसे त्योहार हो गए या फिर कोई लोगों का बड़ा बड़ा फंक्शन हो गया, उसको रोकिए, बस कोरोना कंट्रोल हो जाएगा। लापरवाही से तो फैला। खान सर, एक और बात कहते हैं, हमारे में अगर पावर रहता है, इस बात बताते हैं, जो वैक्सीन नहीं लगाता हम उसके ऊपर सजा करते, सीधा बात। वैक्सीन नहीं लगाएंगे आपको हम बहुत दंडनीय अपराध घोषित कर देते। बिल्कुल बिल्कुल। खान सर, यहाँ एक और सवाल, जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन लगातार हम यहाँ पर दर्शकों को कई तस्वीरें दिखाते हैं, आप भी बाहर जाते होंगे, कई तस्वीरें आप भी देखते होंगे, आज भी लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है। क्योंकि अगर आज भी आप बाहर जाएंगे तो कई जगहों पर कुछ तस्वीरें ऐसी आती है जहां लॉकडाउन तो छोड़िए, इतनी ज्यादा भीड़ नजर आती है, लोगों के चेहरों पर मास्क नहीं होता है, लोगों को देखकर ये लगता है कि ना तो कोरोना यहाँ कभी था और ना आने वाले टाइम पर आएगा। छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे यहाँ पर घूमते हैं जिनके पर मास्क नहीं होता है। तो अपने आप में कई यहां कह सकते हैं कि सबसे बड़ी गलती लोगों की भी है, क्योंकि लोग जानते हैं लेकिन जानबूझकर चीजों को खराब करते हैं। ये लोगों की भी गलती है मैडम, लेकिन हम आपसे कहते हैं अगर बारिश होगा तो हम पानी को थोड़े रोकते हैं, हम तो छाता लगाते हैं ना। हम आपसे कहते हैं किसी व्यक्ति को कहिए ना कि जहां बॉर्डर पे फौज खड़ी रहती है वहां जाओ, बेचारा डर के जाएगा, जानता है कि यहाँ जाएंगे तो छुरा जाएंगे। तो गवर्नमेंट को भी लाना चाहिए कि जब आपने लॉकडाउन कर दिया तो आप पहले इस बात को चिन्हित कर लीजिए कि ये फालतू तो नहीं निकला है, और अगर फालतू निकला है तो इस तरह से एडमिट कीजिए उसको, इस तरह से छुड़िए कि उसको भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, आराम से सही हो जाएगा। देहात में कहा जाता है ना, भय बिना पीड़ित का।
तो सरकार को थोड़ा सा सख्ती ज्यादा करना चाहिए। लेकिन सर ये भी लगता है कि वैक्सीन मोटरसाइकिल से निकला है तो उसका मोटरसाइकिल जब्त कर लीजिए। हाँ। ये कोई फाइन नहीं, 2 महीना बाद तुमको देंगे, 2 महीना में अपने ठंड आ जाएगा। बिल्कुल सर, यहाँ पर एक और सवाल है। जिस तरीके से पिछले कोरोना काल की भी अगर बात कर ले तो सबसे ज्यादा पलायन देखा गया था। लोग यहाँ पर कोरोना से बचने के लिए अपने अपने घर जा रहे थे, एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे थे। इसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन की जो घोषणा है उसके बाद फिर चाहे आप यहाँ राजधानी दिल्ली की बात कर ले, बिहार की बात कर ले, तमाम जगहों पर लोग एक राज्य से दूसरे राज्य यहाँ पर बहुत ही तेजी में गए। बहुत ही तेजी से पलायन की जो खबरें हैं वो यहाँ पर सामने आई हैं। देखिए मैम, मजदूरों के लिए कोई भी हेल्थ सिस्टम भारत मतलब जो एक सोशल सिस्टम होना चाहिए नहीं है। अगर प्राइवेट मजदूर है, दिल्ली में मुंबई में काम कर रहे हैं तो वो खा पाएंगे, और अगर काम खत्म ना तो उनके मालिक उनको भूखे मरते छोड़ देंगे। बेचारे क्या करें, तो उनको तो अच्छा है वो वापस आ गए लोग। ये तो गवर्नमेंट की गलती है, उनके लिए कुछ सिस्टम है। हम आपसे बोलते हैं, हमारे आप देखिए हर चीज दुनिया में ऑनलाइन है। हमारे मजदूरों के लिए कोई सिस्टम नहीं। हमारा मोबाइल खराब हो गया, बिगड़ गया, हम OLX पे देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? हमें क्या खाना पसंद है, हम स्विगी और जोमेटो पे ऑर्डर कर सकते हैं। क्या ऐसा एक एप्लीकेशन आप मजदूरों के लिए नहीं बना सकते हैं? आप जहां पर हैं आपको अपने जिला का मजदूर दिखा देगा। आपको कारपेंटर चाहिए, आपको बढ़ई चाहिए, आपको क्या चाहिए, आप वहां देखिए, वहां जो मजदूर होंगे रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब कोई मजदूर है, आपको सेलेक्ट करना, आप उस पर क्लिक किया, उसको वहां ऑफलाइन दिखा देगा कि भैया ये आज सेटल हो चुका है। ऐसा कुछ है नहीं है। तो ये बहुत बड़ा सिस्टम का फेल्योर है कि एक आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे वो आदमी इजीली अवेलेबल हो सके। और इससे क्या होगा, पब्लिक को भी फायदा है, उसको एकदम स्पेशलिस्ट मिल जाएगा। उस व्यक्ति को भी आराम से पता है कि भैया हमको 1 दिन पहले बुकिंग हो जाती है। किस तरह से अब रेलवे में टिकट कैसे पहले बुक हो जाता है, उस तरह मजदूर की मजदूरी नहीं बुक होनी चाहिए। लेकिन कोई सिस्टम ही नहीं है तो क्या कहेंगे, बेचारा को पलायन करना पड़ता है। पैदल दिल्ली से आ जाना खिलवाड़ होता है। खान सर, यहाँ पर सिटी वैल्यू को लेकर अगर मैं सवाल पूछूं, सिटी वैल्यू से क्या कुछ फर्क यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता मैम। सिटी वैल्यू मरीज के काम का नहीं है, पता नहीं काहे मरीज देखता है। सिटी वैल्यू क्या बताता है, आपके शरीर में कोरोना कितना ज्यादा है। सिटी वैल्यू मतलब अगर आपका कम है मतलब कोरोना ज्यादा है। सिटी वैल्यू समझिए कि आप समझिए कि जैसे मान के चलिए कोई बिल्डिंग है, उसमें 50 कमरे हैं और हमें कहा गया कि उसमें आतंकवादी को ढूंढो। अगर हमने 30 कमरे ढूंढ लिया और उसमें आतंकवादी नहीं मिला तो हम लोग कह सकते हैं कि अरे यार जब 30 में नहीं मिला तो उसमें भी नहीं होगा, छोड़ो ना। ऐसे करते हैं कि नहीं? बस वैसे ही समझिए कि कोरोना में हम लोग 30 साइकिल को रन करते हैं। सिटी वैल्यू जो साइकिल थ्रेशोल्ड होता है, 30 साइकिल रन करते हैं और ये देखते हैं कितना जल्दी कोरोना मिला। अगर किसी का 5 साइकिल से कोरोना मिल गया मतलब कोरोना ज्यादा था, और किसी का 25 सिटी वैल्यू आया मतलब बड़ी मुश्किल से कोरोना मिला। बाकी कोई दिक्कत नहीं। सिटी वैल्यू कम मतलब आपके फेफड़े में कोरोना ज्यादा, और सिटी वैल्यू अगर 25-26 है मतलब कोरोना कम है, फेफड़े में कोरोना कम। इसमें खुश होने की क्या बात है? तो 1 हफ्ते में पूरा भर जाएगा। तो कब भर जाएगा कब घट जाएगा इससे आपको कोई घबराने की बात नहीं है। सिटी वैल्यू ये डॉक्टर के लिए है, ये बताने के लिए आप पॉजिटिव है या नहीं, इससे पेशेंट को नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर सवाल सर एक और है। जिस तरीके से सर अगर देखा जाए तो कई बार ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं, लगातार ये खबरें भी हमने दिखाई हैं यहाँ पर कि अगर आपका एंटीजन रिपोर्ट जो है वो आपका यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता है और फिर आप इसके बाद RT-PCR टेस्ट कराते हैं जिसमें आपका जो है वो पॉजिटिव आ जाता है। यहाँ पर इसे लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों के अंदर इसे लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। देखिए मैम, एंटीजन जो टेस्ट होता है वो 70% से 80% ही सटीक होता है, 100% वो सटीक नहीं होता है। रही बात RT-PCR की तो बहुत परफेक्ट होता है। लेकिन RT-PCR में समस्या क्या है कि किसी व्यक्ति को मान के चलिए वो गया महीने की 1 तारीख को, सपोज कीजिए वो 1 तारीख को गया RT-PCR चेक कराने। भारत में RT-PCR के रिजल्ट आ रहे हैं 3 से 4 दिन बाद। तो वो गया 1 तारीख को वो कोरोना नहीं था। जब वो सैंपल दे के आया तो उसको कोरोना नहीं था। 4 दिन बाद उसको रिपोर्ट मिलेगा कि तुम कोरोना नहीं है तुमको। आपको क्या पता है 4 दिन में ये इन्फेक्टेड नहीं हुआ होगा, किसी के कंफर्म हो सकता है वहां पर। तो ऐसे आप देखे होंगे कि बहुत से लोग का RT-PCR निगेटिव था, फिर दोबारा कराए तो पॉजिटिव आ गया। क्योंकि वो जो गैप है ना टेस्ट कराने में और रिपोर्ट आने में, इसके बीच में भी आप संक्रमित हो सकते हैं। खान सर, एक सवाल है, लॉकडाउन की बात कर रहे थे, लॉकडाउन की चर्चा हम लोग
तमाम सरकारों ने कर रखा है। लॉकडाउन में कुछ ढील दे रखी है। 10 बजे 12 बजे तक दुकानों को खोलने का, सब्जी बाजार, दूध, फल ये खोलने का आदेश दे रखा है। कुछ लोग सवाल पूछ लेते हैं कि क्या कोरोना संक्रमण 10 बजे तक नहीं फैलता, 12 बजे तक नहीं फैलता? क्या सुविधाएं जो दी जा रही हैं उससे संक्रमण का खतरा कम है, या क्या व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? ये जो लोग सरकार से पूछते हैं 10 बजे तक कोरोना नहीं फैलता है, जब इतने ज्ञानी है तो घर में बैठे ना। जब आपको पता है 24 घंटा फैलता है तो आप काहे निकल रहे हैं? वो मजबूरी में दिया गया है कि बेचारा, अब जैसे दूध है, आप प्रोडक्शन उसका रोक नहीं ले सकते हैं। दूध जो होता है आपको 24 घंटे में बेच के हटाना होता है, खराब हो जाएगा। सब्जी है आपका 2 से 3 दिन तक बेचना है, बेच के हटाइए। नहीं तो सारी सब्जियां आप ज्यादातर आलू प्याज थोड़ी जो स्टोर करके रख लेंगे। टमाटर है, बैगन है, ये सब तो जल्दी निकालना होता है। तो गवर्नमेंट को ये भी तो देखना है ना कि निकालना है। दूसरा कि अगर कंप्लीट लॉकडाउन करेंगे तो यही लोग चिल्लाने लगेंगे खाए क्या, मरे क्या, बेरोजगारी हो गई या हो गया। गवर्नमेंट के पास जब देखिए, अब अगर आप गवर्नमेंट में नहीं है तो क्रिटिसाइज करना बहुत इजी होता है। ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है। जब हमें दूसरे में कमी निकालना होता है ना तो खुद को वकील समझ जाते हैं, और जब अपने अंदर कमी निकालने की बात आती है तो जज समझ जाते हैं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। लोगों को क्या जरूरत है निकालने की? आप क्यों सच है? आपको पता है ना कोरोना है, घर में रहिए। तो सरकारों ने जो जीवन और जीविका दोनों साथ चलाने का जो मंत्र दिया है, तो माना जाए कि यह एक बेहतर तकनीक था जिसका पालन तमाम सरकारें कर रही हैं, और एक बीच बीच का रास्ता निकाल लिया गया है। बिल्कुल बीच का ही रास्ता था, लेकिन फिर भी लोगों के रोजगार चले गए हैं। जो बेचारे दिहाड़ी मजदूर थे, काम करने वाला, जो रिक्शा चलाता था, कहाँ से लाएगा? उसको जीविका कहाँ से मिलेगा? ठेला चलाने वाला को कहाँ से मिलेगा जीविका? बेचारे इन लोग की जिंदगी बहुत मुश्किल है। अब इसी में लोगों को सोचना चाहिए जितना जल्दी कोरोना खत्म होगा तो अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगी। फर्स्ट वेव के बाद कितने अच्छे से हमारा देश चलने लगा था। जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना, 2 महीने तक हम लोग बहुत अच्छे से देश को ले गए थे। हमारी जीडीपी भी उठने लगी थी, फिर उठने लगेगा। बिल्कुल खान सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, और इस चर्चा में जुड़ने के बाद कोरोना को लेकर यहाँ आपने जागरूक किया लोगों को, साथ ही अपनी बातों को रखा, अपनी क्लास को आपने यहाँ पर जिस तरीके से समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़े थे। कुंदन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।